8 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन बिट पर सेकेंड। वहां पर क्या था फॉर्मूले में, 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन किलोबिट पर सेकेंड। एक तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट कैलकुलेशन का। दूसरा फॉर्मूला क्या है, आर 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन एमबीपीएस। ये 2 फॉर्मूले, दोनों में से कोई भी आप यूज 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन एमबीपीएस। और अगर आप 10⁸ यूज करते हो तो बैंडविड्थ आपको किस में लिखनी है, बिट पर सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखनी है। उसके बेस पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या होता है कि एवरी पोर्ट की क्या होती है, कॉस्ट कैलकुलेट होती है। जैसे ये पोर्ट जो है, इसकी जो भी क्या होगी बैंडविड्थ होगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या होगी, कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो सपोज करो यहाँ पर आपकी फास्ट इथरनेट 0/0 लिंक है, तो बैंडविड्थ कितनी होगी, 100 Mbps। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, कौन सा, ये, तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ और 100 Mbps में दे दिया, तो कितनी कॉस्ट आई, 1। इस पोर्ट की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 1। अगर यहाँ पर भी स्पीड कितनी चल रही है आपकी 100 Mbps की, तो इसकी कॉस्ट भी कितनी होगी, 1। अब यहाँ पर कॉस्ट स्पीड है 10 Mbps की, यहाँ पर जो पोर्ट चल रहा है वो मेरा इथरनेट 0/0, तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 Mbps, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी होगी, 10, और यहाँ पर भी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10। अब इस R1 के पास एक नेटवर्क चल रहा था X32 का, उसकी कॉस्ट आ गई सपोज करो 5। अब मैंने पूछा राउटर, ये जो है हमारा, ये वाला जो राउटर है, ये कौन सा राउटर है, राउटर F। अब राउटर F को अगर R1 के X32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, राउटर F को कहां जाना है, X32 के पास, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, लीफ नोड कॉस्ट प्लस लोकल कॉस्ट। जैसे R1 को X32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5। ये जो G राउटर जो इसको अगर X32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5। लीफ नोड मीन्स क्या होता है, जहां पर आपको जाना है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कॉस्ट में लिख लेना आप, टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है, फॉर्मूला समझना है। अब टोटल कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है मीन्स स्टार्ट से एंड तक के जो नेटवर्क है उसके, तो टोटल कॉस्ट में होता है लीफ नोड कॉस्ट प्लस लोकल कॉस्ट, प्लस क्या हो जाएगा, लोकल कॉस्ट, ठीक है। तो अभी यहां से G से स्टार्ट करते हैं। G को अगर X32 के पास जाना है तो लीफ नोड कॉस्ट कितनी होगी, 5। जो एंड नेटवर्क है जहां पर आपको जाना है, जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है, वो लोकल कॉस्ट कितनी है, इस पोर्ट पे फोकस करना है आपको, यहां पर फोकस नहीं करना है। यहां क्या चल रहा है, कितना हो गया, 10। कितनी हो गई टोटल, 15। ये इसको कितना एडवर्टाइज करेगा, 15। जी जब F को देगा तो कितने देगा, 15 प्लस लोकल कॉस्ट कितनी हो गई, 1। कितना हो गया, 16। तो F को अगर X32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट 16 है, G को X32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 15 है। समझ में आ गया फॉर्मूला। फिर लोकल कॉस्ट कैसे यूज करते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं। एक राउटर ये R1 और एक राउटर है मेरे पास में R2। R1 से कनेक्ट है R2। यहां पर एक नेटवर्क चल रहा है X32 और R2 के पास में एक नेटवर्क चल रहा है Y32। Y की कॉस्ट है 1 और X की कॉस्ट भी कितनी है, 1। वो अब कैसे भी आई हुआ, हमें अभी केवल क्या समझ रहे हैं, टोटल कॉस्ट कैसे हमारे को काउंट करना है, ये कैसे उसके फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट होगी। अब ये जो F0/0 से कनेक्ट है, R1 का जो F0/0 है उसकी कॉस्ट आई 10 और R2 का जो F0/0 है उसकी कॉस्ट कितनी है, 11।
ठीक है, हो सकता है किसी ने यहाँ पर क्या कर दिया, बैंडविड्थ को चेंज कर दिया हो या कॉस्ट को क्या कर दिया हो, चेंज कर दिया हो। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि R1 को Y32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, क्या होगा आंसर? R1 को Y32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट, क्या बोला अभी मैंने? लीफ नोड कॉस्ट प्लस लोकल कॉस्ट। लीफ नोड कॉस्ट कितनी है? 1 प्लस लोकल कॉस्ट कितनी है, कितना हो गया? 11। समझ में आया? अगर R2 को X32 के पास जाना है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? लीफ नोड कॉस्ट कितनी है? 1, लोकल कॉस्ट 11, कितना हो गया? समझ में आया? सर ये जो सैंपल बेस पे जो कॉस्ट होती है वही है। हाँ, खुद का जो लोकल पोर्ट जो है उसके ऊपर क्या कॉस्ट चल रही है उसको क्या करता है, काउंट करता है। आ रहा है समझ में? तो ये डायग्राम बना लो और इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कैसे आ रही है वो नोट कर लो। अब हम देखेंगे इसके बाद में कि कॉस्ट को कैसे चेंज करना। आ सकती, मैं बताता हूँ ना, ऑटोमेटिकली वैसे नहीं आएगी बट मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन होगा उसमें अलग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी फास्ट इथरनेट लिंक और इधर भी फास्ट इथरनेट है तो दोनों की बैंडविड्थ भी सेम होगी। बट अगर मैं बैंडविड्थ को चेंज कर दूं तो ये पॉसिबल है, फिर आपका कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल रख सकते हो, एक साइड में आप 100 रख लो, एक साइड में 10 रख लो, पॉसिबल है। कम्युनिकेशन 10 Mbps से होगा बट कॉस्ट दोनों की क्या होगी, अलग अलग कैलकुलेट होकर के आएगी। ये आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी कॉस्ट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बैंडविड्थ वही रहेगी पर दोनों पोर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया। तो अभी हमारा ये जो टोपोलॉजी डायग्राम है वो ये है। अब मुझे चेक करना है कि R1 का ये जो इंटरफेस है लूपबैक 0, इसकी कॉस्ट क्या है, कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पर कमांड रन कर सकते हो, सो IP OSPF, क्योंकि OSPF कॉस्ट को यूज कर रहा है, सो IP OSPF इंटरफेस लूपबैक 0, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही? 1। अब अगर R2 को यहां पर जाना है तो कौन कौन सी कॉस्ट ऐड होगी, इस पोर्ट की, लूपबैक 0 की, और इसका जो इथरनेट 0/0 इसकी कॉस्ट तो ऐड होगी, क्योंकि लीफ नोड कॉस्ट प्लस लोकल। तो हम इसकी कॉस्ट चेक करते हैं R2 के कौन से, इथरनेट। सो IP OSPF इंटरफेस इथरनेट 0/0, इसकी कॉस्ट कितनी है? 10। मीन्स अगर R2 को यहां पर जाना है 192.168.10.0 के पास तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 11। सो IP राउट OSPF 10 के पास जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110, कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है। अब अगर R3 को वहां पर जाना होगा तो ये भी अपनी लोकल कॉस्ट क्या करेगा, ऐड करेगा। इसकी लोकल कॉस्ट चेक करते कितना है। सो IP OSPF इंटरफेस इथरनेट 0/1, इसकी कॉस्ट भी कितनी है? 10। मीन्स 10 यहाँ की, 10 यहाँ की, और यहाँ पर जाना कितना हो गया? 21। तो IP राउट OSPF कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 21। समझ में आया? अब मैं इस पोर्ट की कॉस्ट को क्या करता हूं, चेंज करता हूं। OSPF के अंदर अगर आपको कॉस्ट को चेंज करनी तो 2 मेथड्स है, या तो आप बैंडविड्थ को चेंज कर दो या फिर आप स्टैटिकली क्या कर सकते हो, कॉस्ट भी चेंज कर सकते हो। तो अभी इसकी बैंडविड्थ क्या है मैं वो देखता हूं, इसकी बैंडविड्थ कैसे पता चलेगी। सो इंटरफेस इथरनेट 0/0 कितनी है बैंडविड्थ? तो 10 Mbps, किलोबिट पर सेकेंड आपका कितना है ना, ये कितना आ जाएगा? 10 Mbps इसकी बैंडविड्थ है। मैं अगर यहाँ पर अभी कितना है, ये आपका 10,000 है ना, इसको 1 लाख कर देते kbps तो इसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? पर ये 100 होगा नहीं,
मैं 1000 करता हूँ, 1000 kbps क्या करता हूँ, इसकी बैंडविड्थ सेट करता हूँ, तो mbps में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 100 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर इसकी बैंडविड्थ सॉरी कॉस्ट कितनी आएगी, फिर 100 आ जाएगी, है ना। तो देखते हैं ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंटरफेस इथरनेट 0/0, बैंडविड्थ चेंज करने के लिए क्या कमांड चलती है, बैंडविड्थ क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये बोल रहा है बैंडविड्थ इन किलोबिट पर सेकेंड। तो अगर मैं बैंडविड्थ देता हूँ 1000 तो kbps में, तो mbps में कितना हो गया 1। अब इसकी कॉस्ट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इंटरफेस पे जाकर के बैंडविड्थ और जो भी बैंडविड्थ देनी है वो। अब मैं इसकी कॉस्ट चेक करता हूं, कॉस्ट कितनी होगी 100। अब इसको यहां पर जाना होगा तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई होगी 101। सो आई पी आउट OSPF कितनी कॉस्ट हो गई 101। इसको जाना होगा तो इसका लोकल 10 ऐड हो जाएगा उसमें। तो ऐड कौन सा हुआ, R2 को यहां पर जाना है तो इसका लोकल और इसकी कॉस्ट ऐड हो रही, यहां की कॉस्ट ऐड हो रही क्या। अगर आप इसकी कॉस्ट चेक करोगे सो IP OSPF इंटरफेस इथरनेट 0/0, इसकी कॉस्ट अभी भी कितनी है 10, इसकी कॉस्ट 10 है, इसकी कॉस्ट 100 है। तो समझ में आया, लोकल कॉस्ट ऐड कर रहा है, लीफ नोड कॉस्ट की क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट चेंज करना है तो एक तो आप बैंडविड्थ पे में चेंजेस कर सकते हो, या फिर आप किसमें चेंजेस कर सकते हो, स्टैटिक कॉस्ट भी दे सकते हो, IP OSPF कॉस्ट कमांड करते हो। तो अगर आप ये कॉस्ट कमांड दे देते हो तो इंटरफेस की बैंडविड्थ कुछ भी हो, कॉस्ट वही रहेगी जो आपने क्या किया है, सेट किया। जैसे मुझे इसकी कॉस्ट को 100 आया अभी, है ना, मुझे कॉस्ट क्या करना है 10 करना है। इसके जो R2 का जो इंटरफेस है उसकी कॉस्ट कितनी है, 0/0 की कॉस्ट कितनी है 100 है। ये किसके बेस पे आया, बैंडविड्थ के बेस पे। बट अगर मैं उसके इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे जाता हूँ, IP OSPF कॉस्ट और मैंने कमांड कर दी 10, तो कॉस्ट इसकी सेट हो जाएगी 10 पर बैंडविड्थ वही रहेगी। बैंडविड्थ चेंज करने से कॉस्ट चेंज होता है, बट कॉस्ट चेंज करने से बैंडविड्थ चेंज नहीं होगी, इस चीज को याद रखिए। इंटरफेस लेवल पे जिस भी इंटरफेस की कॉस्ट को आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आपकी कॉस्ट चेंज हो गई है, कितनी होगी 10, बट बैंडविड्थ अभी भी आप चेक करोगे बैंडविड्थ अभी भी कितनी है हमारी 1 Mbps। अगर मैं इस बैंडविड्थ को चेंज भी कर दूं, इंटरफेस इथरनेट 0/0 बैंडविड्थ 1000 10,000, या मैं इससे भी ज्यादा बढ़ा देता हूं, तो बैंडविड्थ अगर आप चेक करोगे तो 100 Mbps की बैंडविड्थ हो गई है। बट कॉस्ट अगर आप चेक करते हो स्टिल सेम, ठीक है। तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन कैसे हो रहा है और बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने वो देखा, और बेस्ट कॉस्ट अगर आपको क्या करना है चेंज करना है। हाँ, तो अगर आप स्टैटिकली कॉस्ट देते हो तो बैंडविड्थ कुछ भी हो, बिल्कुल कॉस्ट जो आपने दे रखी है IP OSPF कॉस्ट, उसको नो IP OSPF कॉस्ट 10 कर दो, ठीक है। तो वो फिर बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग क्या करना स्टार्ट कर देगा, कॉस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। आगे समझ में हो गया। तो इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था शायद, और ये चेंजेस कैसे करना है। ऑथेंटिकेशन अभी हमारे को यहाँ पर नहीं देखना, इसका समराइजेशन भी नहीं है। ABR और आपको ASBR राउटर क्या करना है, चेक करना है, तो कैसे करें। ABR के लिए आपको क्या करना होगा,
आप जो यहाँ पर OSPF जो क्रिएट कर रहे हो उसको आपको 2 एरियाज बनाने होंगे, एक एरिया 0 और उसके बाद में फिर कोई भी दूसरा एरिया। तो यहाँ पर एरिया 0 में रख रहा हूँ इस राउटर को। ये जो राउटर है आपका मिडिल में, इसकी एक लिंक आपको 0 में एडवर्टाइज करनी है और एक लिंक इसमें एडवर्टाइज करनी है एरिया 1 के अंदर एडवर्टाइज करनी है। तभी ये राउटर कैसे काम करेगा, एरिया बॉर्डर राउटर के ऊपर। अभी मैं उसका आपको SOIP प्रोटोकॉल कमांड का आउटपुट दिखाता हूँ। SOIP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये राउटर एरिया बॉर्डर राउटर है, नहीं है। और आप SOIP OSPF इंटरफेस ब्रीफ कमांड भी चला सकते हो। इस कमांड से आपको ये पता चलेगा कि इस राउटर के कौन कौन सी इंटरफेस OSPF के अंदर एडवर्टाइज है और किसके ऊपर क्या एरिया चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि लूपबैक 0, इथरनेट 0/1, इथरनेट 0/0 ये OSPF के अंदर एडवर्टाइज है और सभी पे कौन सा एरिया कॉन्फ़िगर्ड है, एरिया 0 कॉन्फ़िगर्ड है। बट मुझे क्या करना है, ये जो इथरनेट 0/1 है इसको एरिया 1 का पार्ट बनाना, ठीक है। तो अब क्या कमांड रन करोगे, सबसे पहले मैं यहां से OSPF को रिमूव कर रहा हूं। राउटर OSPF 1 इसको मैंने क्या किया, नो, फिर से राउटर इनेबल करेंगे हम। OSPF देखो नेबरशिप भी डाउन हो चुकी है यहाँ पर। राउटर OSPF 1 नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क है मेरे पास में 20 का नेटवर्क 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 24 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा और इसको मैं एडवर्टाइज करूंगा एरिया 0 में। और एक नेटवर्क हमारे पास में है कौन सा, 40 का, इसको एडवर्टाइज करूंगा मैं एरिया 1 के अंदर। तो केवल आपको एरिया एडवर्टाइज करते समय उसी के अंदर वही जो प्रोसेस आईडी आप यूज करो उसी के अंदर 20 को एरिया 0 में एडवर्टाइज करा दिया, 40 को एरिया 1 में एडवर्टाइज कर दिया, बचा लूपबैक 0। आप इसको 0 में भी यूज कर सकते हो और 1 में भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको एरिया 0 में एडवर्टाइज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो मैंने लिखा नेटवर्क 192.168.30.0.0000255 एंड एरिया 0। ये लिंक और ये लिंक एरिया 0 में है और इसकी ये वाली लिंक जो है वो एरिया 1 के अंदर है। आगे समझ में। यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, R3 के ऊपर एरिया 1 इनेबल करना है। तो नो राउटर OSPF 1 एंड राउटर OSPF 1 नेटवर्क एनी नेटवर्क एनी मास्क एरिया 1। समझना, यहाँ इसके सारे नेटवर्क मैंने एरिया 1 में डाल दिए, इसके सारे नेटवर्क्स एरिया 0 में डाल दिए, इसकी ये वाली लिंक और ये 0 में, और इधर वाला जो पोर्शन है वो एरिया 1 पर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो राउटर है आपका, इसका जब आप SOIP प्रोटोकॉल यहाँ पर रन करोगे और आउटपुट चेक करोगे, लिखा हुआ इट इज इन एरिया बॉर्डर राउटर, नंबर ऑफ एरियाज इन दिस राउटर 2, और दोनों के दोनों नॉर्मल एरियाज है। वो दिखा भी रहा है कि ये जो दो नेटवर्क है आपने एरिया 0 में एडवर्टाइज करे और ये जो नेटवर्क है एरिया 1 के अंदर एडवर्टाइज किया। आप तो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ कमांड अगर आप रन करते हो, इसमें भी बता रहा है कि लूपबैक 0 और इथरनेट 0/0 एरिया 1 का 0 का मेंबर है और 0/1 जिसके ऊपर 40 का नेटवर्क चल रहा है वो एरिया 1 का मेंबर है और ये दोनों 0 के मेंबर। क्लियर। और ये कैसे शो कर रहा है कि एरिया बॉर्डर राउटर है। अब हमने यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ओ का मीनिंग क्या है, इंट्रा एरिया राउट। जो रूट सेम एरिया से लर्न होते हैं उसको किससे डिनोट किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर चेक करते हैं राउटिंग टेबल, सो IP राउट OSPF। ये जो है टोपोलॉजी को आप चेक करो और आउटपुट को चेक करो। अभी R1 पे हो, R1 के ऊपर O के थ्रू एक नेटवर्क दिखा रहा है, कौन सा 30.1 ये वाला। इसको आपने कौन से एरिया में एडवर्टाइज किया,
0 में, और ये भी कौन से एरिया का मेंबर है, तो सेम एरिया से जो रूट लर्न हो रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ से। बट जो 40 का नेटवर्क है इसको किस में एडवर्टाइज किया था, या 50 के नेटवर्क को तो कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, OIA। OIA मीन्स इंटर एरिया, O मीन्स इंट्रा एरिया, सेम एरिया। बट AD सभी की क्या है, सेम है। अब एक्सटर्नल रूट, एक्सटर्नल रूट्स क्या होंगे, जैसे मैं यहां पर फिर से क्या कर रहा हूं, OSPF को रिमूव कर रहा हूं R3 पे। मुझे इन नेटवर्क्स को किस में डालना है, EIGRP के अंदर, और इसको केवल किस में डालना है, OSPF के अंदर। पर अभी मैंने यहाँ पर 0 वाली कमांड रन कर रखी है, इसलिए सारे नेटवर्क किस में एडवर्टाइज हो रहे हैं, OSPF में। तो मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ OSPF को, नो कर दिया। नो करने के बाद क्या करेंगे, राउटर OSPF 1, उसके अंदर एक ही नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे, वो कौन सा, 192.168.40.0 का। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 255, और एरिया क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ एरिया 1 चल रहा है तो इधर भी क्या चलेगा, एरिया 1। मैंने इसको क्लोज किया, और इसी के ऊपर ये जो 50 का नेटवर्क था इसके लिए राउटर EIGRP 1 इनेबल किया नेटवर्क, और उसमें मैंने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया, 50.0, नो ऑटो, समरी और एग्जिट। इसी राउटर के ऊपर 2 राउटिंग प्रोटोकॉल आपके इनेबल हो गए, जैसे सो IP प्रोटोकॉल जब आप रन करोगे तो आपको दिखा रहा है कि यहाँ OSPF 1 भी चल रहा है, और EIGRP OSPF के अंदर कौन सा नेटवर्क है आपके एडवर्टाइज किया आपने, 40 का नेटवर्क, और EIGRP के अंदर आपने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया, 50 का। बट अगर आप R2 की टेबल चेक करते हो या R1 की टेबल चेक करते हो, सो IP राउट, तो यहाँ पर 50 का रूट इसकी टेबल के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये EIGRP के अंदर एडवर्टाइज है और यहाँ पर क्या चल रहा है, OSPF। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अगर आपको उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो आपको इस राउटर के ऊपर जिसके पास में दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कल देखेंगे, बट अभी केवल समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, वो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तभी ये राउटर क्या करेगा, EIGRP के रूट इसको देगा और ये क्या बनेगा, ASBR बनेगा, है ना। क्योंकि जो राउटर एक्सटर्नल रूट्स को OSPF डोमेन में लेकर के आता है वही आपका क्या बनता है, ASBR। तो मैं गया राउटर OSPF 1 के अंदर और मैंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1 सबनेट। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है, वो कल आप लोगों को समझाऊंगा। सो IP प्रोटोकॉल कमांड अगर आप रन करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इट इज एन ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो ये ASBR बना, क्यों, क्योंकि OSPF को और के अंदर एक्सटर्नल रूट्स को लेकर के आ रहा है। अब आप R2 की टेबल चेक करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास में OE2, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोड्स OE2 और OE1 एक्सटर्नल रूट्स को। कमांड्स अभी आप भूल जाओ, केवल आपको अभी आज देखना है, केवल कल करोगे उस चीज को। रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स आर अदर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अब अगर R2 की टेबल आपने चेक की तो इससे आपको पता चलेगा कि ये रूट OSPF के नहीं है, किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या किए जा रहे हैं, लर्न किए जा रहे हैं। यहां पर भी सेम इसकी टेबल के अंदर आपके पास में वो सारे रूट्स डन। सेम एरिया को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को रिप्रेजेंट। बट सभी की AD वैल्यू कितनी है, सेम आ रही है। आप AD वैल्यू को हमने चेंज करने के लिए देखा था, राउटर OSPF 1 डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद आप लिखोगे OSPF के बाद आपसे पूछ रहा है कि किसकी डिस्टेंस आपको चेंज करनी है। मैंने बोला इंट्रा एरिया,
इंट्रा एरिया में सेम एरिया से जो रूट लर्न होता है उसकी एडी वैल्यू कितनी रखो 10। फिर मैंने बोला इंटर एरिया उसकी एडी वैल्यू रखो कितनी 20, और फिर हमने बोला एक्सटर्नल उसकी एडी वैल्यू कितनी रखो 30। ये आपने चेंज किया। अब आप राउटिंग टेबल चेक करोगे, सो आईपी राउट ओएसपी इंट्रा एरिया एडी वैल्यू कितनी है 10, इंटर एरिया एडी वैल्यू कितनी है 20, और एक्सटर्नल रूट्स एडी वैल्यू कितनी हो गई 30। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एक कंसेप्ट और बचा हुआ है ओएसपीएफ के अंदर जो हम कल देखेंगे, डीआर बीडीआर, और फिर उसके बाद में हम रिडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस देखेंगे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और डीआर बीडीआर क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ओएसपीएफ के अंदर आएगी।